तो बच्चों कल तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये चीज पढ़ा था कि यदि किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। एनी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके पीछे लेक्चर में हम लोग एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, डायपोल के एक्सिस पे, और फिर डायपोल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो सबका फॉर्मूला हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर हमको पढ़ना है थोड़ा सा वो अलग लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हम वहाँ पे क्रिएट करें जहाँ पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बराबर हो, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डायपोल को रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ये आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ये आज का हमारा लेक्चर रहेगा। और ये पूरा लेक्चर में हम लोग इसी पे बात करेंगे, आज एकदम डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना, और एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है कि समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डायपोल को लेके आए, डायपोल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डायपोल का मतलब क्या होता है कि यदि दो चार्ज हो, एक पे माइनस चार्ज और एक पे प्लस चार्ज, दो चार्ज हो, एकदम इनका वैल्यू एकदम इक्वल हो, समान परिमाण के दो आवेश हो, है ना, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, 2L हो, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अगर वो आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरा लेक्चर नंबर 6 देखिएगा, वहां पे आपको क्लियर किया, 6 नहीं या तो 5 लेक्चर शायद है। तो ये कह रहा है, चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में, यानी ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा फील्ड जिसमें किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। मान लीजिए अगर ये पॉइंट ए हो और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ई ए, फिर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हो बी हो, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले लें सी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो ये हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक समान होगा, इसलिए इसको समरूप विद्युत क्षेत्र कहा गया है। तो इस प्रकार के फील्ड में अगर हम एक डायपोल को लाकर रख देते हैं, एक डायपोल को, डायपोल मतलब ये विद्युत द्विध्रुव को लेके आते हैं, अगर इस प्रकार से हम यहाँ पे रख देते हैं एक डायपोल बना देते हैं यहाँ पे, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज, मिड पॉइंट हो गया ये, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस हुआ चार्ज का वो हो गया हमारा 2L। समझ रहे हो ना इतना? मतलब हमने क्या किया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को लाके रख दिया, और ये जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, ये भी ध्यान रखना, थीटा एंगल यहाँ पे ये बनाया हुआ है। तो हमको ये बताना है कि इस डायपोल पे जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, यानी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टॉर्क का वैल्यू बताना है। नेट फोर्स तो 0 होगा, देखो कैसे, किसी भी अगर समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायपोल ला के रखिएगा तो वहां पे जो नेट फोर्स होता है, उस डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है, ये आप याद रखिएगा, हमेशा, ऑलवेज। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे एक बराबर होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे हमको नेट फोर्स नहीं बल्कि हमको निकालना है टॉर्क का वैल्यू। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है ये समझ लीजिए। टॉर्क होता है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क तब डेवलप होता है यदि कोई वस्तु घूमने यानी वृत्तीय पथ पर गति करे, ठीक है, वो वहां पे टॉर्क डेवलप होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, तो हमको पता है कि इस प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल लेके आए हैं, ठीक है ना। डायपोल लेके आए हैं तो क्या होगा, तो उस डायपोल पे, डायपोल के जो दोनों चार्ज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, उन दोनों चार्जों पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है ना। वो फोर्स जो होता है वो आप पढ़े हो कि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, सॉरी Q बाई F, यही होता है ना, Q इंटू E, सॉरी F अपॉन Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दिन, जिस दिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए होंगे उस दिन ये फॉर्मूला आपको बताए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि अगर किसी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर मान लो कोई चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर कोई चार्ज है, चार्ज, तो अब हमको पता है कि इस चार्ज के कारण अपना एक चारों तरफ इसका एक एरिया होगा, और इस एरिया में अगर किसी दूसरे चार्ज को हम लेके आते हैं, दूसरा चार्ज, वो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। जैसे मान के चलो अब यहाँ पे हम कोई प्लस क्यू चार्ज लेके आते हैं, प्लस क्यू चार्ज तो पहले से है ही यहाँ पे, और इस चार्ज के फील्ड में, इसका जो अपना एरिया है उस फील्ड में एक और चार्ज लेके आते हैं, तो ये प्लस चार्ज जो है इस प्लस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, और वो फोर्स जो लग रहा है जो प्लस क्यू चार्ज पे, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस प्लस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, और यहाँ से हम फोर्स निकाले तो Q आके इधर गुणा हो जाएगा, तो Q इंटू ई, तो यहाँ जो फोर्स होगा वो हो जाएगा Q इंटू ई, ठीक है, Q इंटू ई। फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वो प्लस चार्ज है। ये भी याद रखना है आपको कि प्लस चार्ज अगर हो तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और ये माइनस चार्ज है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके उल्टा डायरेक्शन में, यानी इधर एक फोर्स लगेगा क्यू ई, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इधर प्लस में क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायपोल पे हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है और उस डायपोल को हम लेके आके रख दें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों चार्जों पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। फोर्स तो दोनों इक्वल है लेकिन उनका डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे एक का डायरेक्शन इधर है और दूसरे का डायरेक्शन इधर है, लेकिन वैल्यू देखो दोनों का सेम है। यानी यहाँ पे जो फोर्स है प्लस क्यू चार्ज के कारण वो है क्यू इंटू ई, और यहाँ पे जो फोर्स है माइनस क्यू चार्ज के कारण वो भी है क्यू इंटू ई, और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण, है ना, यहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। हमको पता है कि फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस के साथ लेके आओगे यहाँ पे, है ना, और जब नेट फोर्स निकालेंगे तो दोनों के जोड़ोगे जब दोनों को, तो प्लस क्यू ई से माइनस क्यू ई जो होगा कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो आ जाएगा, नेट फोर्स हमारा जीरो आ गया। अब यहाँ पे निकालना है हमको टॉर्क का वैल्यू, किसका। अब ये ध्यान रखना है फोर्स तो जीरो हो गया लेकिन फिर भी ये डायपोल घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा डायपोल। नेट फोर्स जो है वो तो जीरो हो गया लेकिन फिर भी डायपोल जो होगा वो घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि वो जो लगने वाला फोर्स है ना वो एक लाइन में नहीं है, ठीक है ना। अगर ये डायपोल ऐसे ना होके इसके बीच में अगर सीधा रहता, ऐसे रहता, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे,
तो इस डायपोल पे जो लगने वाला फोर्स था उसके कारण ये डायपोल नहीं घूमता, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगता QE इस दिशा में और यहाँ पे एक फोर्स लगता QE इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में। तो ये फोर्स जो है वो एक लाइन में लगता और दोनों एक दूसरे के बराबर होता, तो इसलिए वो डायपोल ना आगे चल सकता है ना पीछे चल सकता है, जहां का जहां वहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे फोर्स भले ही इक्वल है, देख रहे हैं यहाँ भी QE यहाँ भी QE, लेकिन ये एक लाइन में नहीं होने के कारण ये इस डायपोल को घुमाएंगे ऐसे ऐसे, ये फोर्स ऐसे लगाएगा और ये फोर्स ऐसे लगाने के कारण ये डायपोल जो होगा यहाँ पे एक्सिस बना के घूमने लगेगा। समझ रहे हो ना, ये डायपोल घूमने लगेगा। क्यों घूम रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे लगने वाला फोर्स जो है वो एक लाइन में नहीं है, एकदम एक सीधी लाइन में। यहाँ पे सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। तो इस डायपोल के कारण ये डायपोल ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है ना। और घूमने के कारण यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क। जिस टॉर्क का जो वैल्यू है वो हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखो टॉर्क का वैल्यू कैसे निकलेगा। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, फोर्स। फोर्स का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, Q इंटू E, और ये हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होता है, लंबवत दूरी। ये भी आपको याद रखना है। ये जो D है, ये जो D का वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, तो ये जो दोनों फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो इन दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लंबवत दूरी है, उसका वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हमारा ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्योंकि एक फोर्स यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। ये डिस्टेंस नहीं लेना है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर का है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये होगा। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान रखना। ये डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, हमको तो डायपोल का डिस्टेंस पता है, डायपोल का डिस्टेंस 2L है। ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये काम जानते हैं कि ये जो थीटा है, तो थीटा के कारण यहाँ पे जो दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इन कंपोनेंट का हम नाम दे सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2L cos थीटा, क्योंकि थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होता है वो cos थीटा आता है और दूर वाला जो होता है वो sin थीटा आता है। समझ रहे हो ना। इस थीटा का दो कंपोनेंट होगा, एक डिस्टेंस तो ये 2L हमको पता है, और थीटा का जो पास वाला ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग 2L cos थीटा से लिखेंगे, क्योंकि थीटा का पास वाला cos थीटा और दूर वाला जो होता है वो sin थीटा। तो इस प्रकार से हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, जो कि वैल्यू किसके बराबर है, 2L sin थीटा। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जगह पे लिखेंगे 2L sin थीटा इज इक्वल टू। अब क्या कर रहे हैं देखो, इस 2L को हम आगे कर लेते हैं और इनटू में लिख लेते हैं QE sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू, और 2L इंटू Q ये किसके बराबर होता है, P के बराबर, यानी PE sin थीटा। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2Q इंटू L, यानी इन दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का वैल्यू Q और इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो हमारा निकलता है P, और P जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको पता है P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के साथ अगर साइन थीटा एंगल हो तो वेक्टर का कंसेप्ट लगा के हम इसको ये भी लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो साइन थीटा आता है, साइन थीटा के साथ आता है। अगर एंगल यहाँ पे थीटा जो है वो होगा P एंड E के बीच का एंगल P क्या है भाई, तो P ये डायपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन है। P का वैल्यू यहाँ पे देखो, यही तो P है विद्युत द्विध्रुव,
और इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस चार्ज की ओर ऐसे होता है, ऐसे। और ई क्या है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये थीटा, जो पी और ई के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। तो हम लोगों ने जो टॉर्क का फॉर्मूला निकाला वो निकाला पी ई साइन थीटा, और इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे, चूंकि टॉर्क जो है वो भी वेक्टर है, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन जाता है एग्जाम में, वो ऐसे भी दे देता है कि टॉर्क का जो है, टॉर्क का फॉर्मूला इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन दे देता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, दूसरा ऑप्शन देता है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, तीसरा ऑप्शन दे देता है ना, कि पी डॉट वेक्टर ई, और डी देता है पी ई कॉस थीटा। ऐसे भी देता है एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझो, यहाँ पे ये पी ई कॉस थीटा तो होगा ही नहीं, कि क्योंकि कंपोनेंट तो हम लोग साइन थीटा वाला लिए थे, है ना, तो ये नहीं हो सकता। डॉट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो यही होता है, पी कॉस थीटा ही होता है। पी कॉस थीटा जब नहीं होगा तो डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आता है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, और पहला ऑप्शन है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये दोनों ऑप्शन बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि ई और पी इज इक्वल टू हो जाएगा ई पी साइन थीटा, और P क्रॉस E ये भी हो जाएगा PE साइन थीटा। दोनों एक ही बात लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्यों, ये भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे देखो, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को ला के रख दिया था। ऐसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है ना। यहाँ पे हमने एक डायपोल को ला के रख दिया, जो डायपोल था माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, अब आप देखो डायपोल का जो डायरेक्शन है वो तो इधर है, माइनस से प्लस चार्ज क्यू। डायपोल का डायरेक्शन ऐसे है, माइनस से प्लस चार्ज क्यू। और वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई है, उसका डायरेक्शन इधर है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब देखो, अगर वेक्टर यहाँ पे हम ये निकालें कि यहाँ पे आंसर जो होगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होगा, या वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी होगा, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले ये समझो कि एक कंसेप्ट आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सोचो, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई जो है वो कैसे घूमती है, ऐसे। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ ना क्लॉकवाइज का डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ऐसे हुआ, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे घूमती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो, ये P जो है, हमको पता है कि यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है QE, इस पे फोर्स लग रहा है QE। तो ये जो डायपोल होगा ना, वो क्लॉकवाइज घूमने वाला है। कैसे? क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा, ऐसे नहीं, ऐसे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच अगर वेक्टर जो है, दोनों वेक्टर है, तो यहाँ पे जो P है वो क्लॉकवाइज घूमने वाला है, यानी डायपोल के डायरेक्शन में घूमने वाला है। ठीक है ना, डायपोल के डायरेक्शन में। इसलिए डायपोल के डायरेक्शन में घूमने के कारण यहाँ पे P वेक्टर E होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता, ऐसे उल्टा डायपोल के विपरीत दिशा में, तो EP हो सकता था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया ये कंसेप्ट? ठीक है, चलो हम लोग ये बात कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पे अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये जो हम डायपोल रखे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या डायपोल का जो वैल्यू है वो कभी मैक्सिमम हो सकता है?
कभी मैक्सिमम हो सकता है या नहीं, ये समझना है। किस और मैक्सिमम अगर होता है, जैसे हमने ये सोचा कि यहाँ पे जो टॉर्क का वैल्यू जो है, टॉर्क का वैल्यू निकालना है तो पी साइन थीटा होगा, ठीक है ना, पी साइन थीटा। तो क्या टॉर्क का वैल्यू कोई ऐसा मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो? तो आप देखो टॉर्क जो है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है, किस सिचुएशन में टॉर्क का वैल्यू जो हो वो सबसे ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, ये समझना है। तो आप सोचो कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी साइन थीटा, और P और E का वैल्यू तो कांस्टेंट है, P और E तो कभी चेंज होगा नहीं। अरे P जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2QL, L इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और Q इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये डाले हैं डायपोल, ये दोनों कांस्टेंट है P और E। डायपोल अगर बढ़ाना अगर घटाना हो तो हमको थीटा के मान को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर थीटा के मान को बढ़ाएं तो हो सकता है ये जो टॉर्क का वैल्यू है ये बढ़े। तो थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और 1 जो है वो साइन के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है। या थीटा का वैल्यू जो है वो 180 नहीं 270 डिग्री हो। यानी अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले या 270 ले तो टॉर्क का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। यानी टॉर्क इज इक्वल टू पी ई और साइन थीटा के जगह पे 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा। और साइन 90 का मान होता है 1 में पी से गुना होगा तो पी ई, और इस पी ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू 2QL इंटू ई, ये भी टॉर्क का वैल्यू हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है टॉर्क का जब हमारा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के होने का मतलब कि जब P यानी डायपोल और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री जब होगा तो डायपोल कैसे हो जाएगा भाई, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, है कि नहीं। डायपोल का डायरेक्शन जो होगा वो बदल जाएगा और ये डायपोल तिरछा न होके बल्कि सीधा हो जाएगा। यानी डायपोल जो होगा वो इस तरीके से हमको दिखने लगेगा। यहाँ पे डायपोल ऐसे हो जाएगा, देखो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज, डायपोल का डायरेक्शन ऐसे P और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E, और देखिए इन दोनों के बीच का एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। 270 कब होगा, जब ऐसे घूमेगा 90, डायपोल घूम के इधर होगा 180, और जब ये नीचे आ जाएगा यानी इस प्रकार से, ये देख लो ये माइनस क्यू चार्ज ऊपर चला जाएगा, प्लस क्यू चार्ज नीचे आ गया, यानी यहाँ पे 90 था, इस प्रकार से देख रहे हैं ना, माइनस क्यू चार्ज जब ऐसे घूमा सीधा जब हुआ तो ये हो गया 180, और जब ये वाला हिस्सा नीचे आया तो ये हो जाएगा नीचे का 270 डिग्री, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री। तो ये दोनों ही कंडीशन में जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होने वाला है। और दूसरा सवाल ये आता है दिमाग में, टॉर्क का वैल्यू मिनिमम कब हो सकता है, मिनिमम टॉर्क का वैल्यू मिनिमम कब हो सकता है। तो हमको पता है टॉर्क का वैल्यू मिनिमम होने के लिए फिर यहाँ पे थीटा का वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा, थीटा नहीं सॉरी साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 हो, और थीटा का वैल्यू 0 तो साइन का वैल्यू 0, या थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री हो तब भी साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो टॉर्क का वैल्यू मिनिमम हो सकता है कब, जब थीटा का वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो। तो ये भी समझ लीजिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा के जगह पे 0, तो साइन 0 का मान 0, तो टॉर्क का वैल्यू भी होगा हमारा 0, और इस प्रकार से टॉर्क का वैल्यू जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। यानी दो कंडीशन में टॉर्क का वैल्यू हमारा मिनिमम मैक्सिमम हो रहा है। कब, यदि थीटा का वैल्यू 90 और 270 डिग्री हो,
तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री हो तो टॉर्क का वैल्यू मिनिमम होगा, यानी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा टॉर्क का वैल्यू। तो ये दोनों कंडीशन में टॉर्क का वैल्यू ज़्यादा और कम हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसका हम फिगर समझें कि थीटा का वैल्यू 0 अगर हो तो डायपोल का डायरेक्शन किस तरह से होगा, ये भी बता देते हैं। पहले इसको उतार लीजिए। चलिए डायपोल का जो है ना, हम लोग देख लेते हैं सिचुएशन कब हो, क्या क्या हो सकता है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो। देखो तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा का वैल्यू 0 कब होगा? जब डायपोल का डायरेक्शन ऐसे हो, माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, डायपोल का डायरेक्शन ये, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 0, और इस प्रकार से टॉर्क का वैल्यू जो होगा वो भी 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर 180 डिग्री हो, इसका मतलब डायपोल का डायरेक्शन किधर होने वाला है? एकदम इसके विपरीत, ठीक है ना। यानी यहाँ पे डायपोल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर होगा प्लस क्यू चार्ज और इधर होगा माइनस क्यू चार्ज, और इस प्रकार से डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस चार्ज की ओर यानी इधर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और इस प्रकार से इन दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, और यहाँ भी टॉर्क का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, ठीक। नोट्स में आपको ये सारे फिगर मिलेंगे अच्छे तरीके से बनाए हुए, ठीक है ना। नोट्स के लिए आप लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप से जाके जुड़िए, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। इस फिगर को नोट कीजिए, फिर आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताते हैं। चलो इसको अब इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो सवाल ये है हमारा, एक छोटा सा सवाल है, ठीक है ना, कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को ला के रख देते हैं, ठीक है। बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल इस पे तो आते नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक छोटा सा सवाल। और यहाँ पे हम रख देते हैं एक डायपोल जो कि इस तरीके से है, माइनस चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया मिड पॉइंट जिसका नाम दे रहे हैं O, और इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस L, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L। सवाल ये है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है, तो हमको पता है कि ये जो होगा ये ऐसे रोटेट करेगा डायपोल, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स का नाम होगा, वैल्यू होगा QE। यहाँ पे एक इसके विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा QE, और ये दोनों फोर्स एक लाइन में नहीं होने के कारण इस डायपोल को घुमाने लगेंगे। ऐसे तो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन एक लाइन में नहीं है, इसलिए ये डायपोल घूमेगा, ऐसे इधर उधर तो नहीं जाएगा लेकिन ये घूमेगा। तो वो जो घूमेगा ना, तो वहां पे एक कोणीय त्वरण डेवलप होगा, एक्सीलरेशन। तो वही हमको कोणीय त्वरण का वैल्यू बताना है, जिसको हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं। ये 11th क्लास का चीज है, कोणीय त्वरण। चलो बताओ कोणीय त्वरण का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक रिलेशन बता देते हैं, टॉर्क में I इंटू अल्फा। करो इसको, फिर आगे हम बताते हैं, नहीं आएगा हो गया। चलो ध्यान समझो, हमको पता है कि यहाँ पे जो टॉर्क का वैल्यू होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, और चूंकि थीटा का वैल्यू जो है वो हमारा है 30 डिग्री, तो साइन 30, और इस प्रकार से हमारा टॉर्क आ जाएगा PE बटा में 2, साइन 30 का वैल्यू 1 बटा 2। तो यहाँ से हमारा निकल गया टॉर्क का वैल्यू PE बटा 2।
और एक और टॉर्क का वैल्यू जो होगा वो हमको इस रिलेशन से मिलेगा I इंटू अल्फा। I जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो आप 11th क्लास में पढ़े हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू I से सूचित करते हैं, I इज इक्वल टू m(r1) का स्क्वायर प्लस m(r2) m1(r1) का स्क्वायर m2(r2) का स्क्वायर प्लस m3(r3) का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, जितना ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उस सबका वैल्यू निकाल के जोड़ दो। m क्या? मास है। मास क्या? अरे यहाँ पे जो चार्ज रखे हो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। चार्ज का तो मास होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, है ना, उसका भी तो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। वैसे ही ये जो यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगे तो उसमें तो कुछ मास होगा, और वो मास जो होगा वो m1 होगा, इसका हम लोग नाम देते हैं m1 और इसका m2। और चूंकि दोनों चार्ज सेम है तो मास भी यहाँ पे सेम होगा, तो इसलिए m ही बोल देते हैं m। और ये इस o एक्सिस पे रोटेट करेगा, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो एक्सिस से इस मास का हम लोग पहले ही दे दिए हैं l, और यहाँ भी इसका l। तो यहाँ पे जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml का स्क्वायर प्लस ml का स्क्वायर, और दोनों जुटेगा तो 2ml स्क्वायर। तो यहाँ से अगर टॉर्क का वैल्यू हम निकालें तो I की जगह हो जाएगा हमारा 2ml स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा अल्फा। ये दो टॉर्क का वैल्यू हम निकालें। तो देखो दोनों टॉर्क ही है तो दोनों आपस में बराबर होगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2ml का स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू PE/2। तो 2ml का स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू P को लिख सकते हैं हम 2Q इंटू L, और ये हो जाएगा हमारा E/2, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 से 2 होगा वो कट जाएगा, ये एक L से एक L कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा ml इंटू अल्फा इज इक्वल टू QE/2। चूंकि हमको अल्फा का वैल्यू निकालना था तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा QE/2ml, ये निकल जाएगा अल्फा का वैल्यू। इस एक्सेलरेशन से ये रोटेट करेगा, जिसमें से Q जो होगा वो चार्ज होगा, जो चार्ज आप डायपोल पे रखें उस चार्ज का वैल्यू। E जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, है ना, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डायपोल को रखे हैं। 2 वैल्यू ही है मास, चार्ज। M का वैल्यू जो है ना वो मास है, M जो है वो मास है, मास किसका मास? Q का मास, ठीक है। और L जो है वो डिस्टेंस है एक्सिस से, घूर्णन एक्सिस से, घूर्णन अक्ष से, है ना, घूर्णन अक्ष से आवेश का दूरी या आवेश की दूरी ये है। तो इस प्रकार से हम ये अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, ऐसे पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।